Hello and welcome back. I hope you guys are doing well. My name is Benita, and in the last video we have started with banking and financial institutions unit, जिसमें हमने फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में सबसे पहले पढ़ा था। फाइनेंशियल मार्केट्स हमारा दो टाइप का होता है, एक है हमारा मनी मार्केट और दूसरा है हमारा कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट एक्सचेंज ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स और क्या पर्पस के लिए होता है, टू सॉल्व लिक्विडिटी नीड्स। कैपिटल मार्केट हमारा लॉन्ग टर्म फंड्स रेज करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि आप प्लांट एंड बिल्डिंग खरीदना चाह रहे हो या मशीनरी खरीदना चाह रहे हो नई, या एक्सपेंशन करना चाह रहे हो अपने बिजनेस को, तो उस केस में कैपिटल मार्केट्स में आप ये फंड रेज करते हो। फिर हमने मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कॉल और नोटिस मनी हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गया, कमर्शियल बिल्स हो गया, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स हो गए, कमर्शियल पेपर्स हो गए। और कैपिटल मार्केट में हमने प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर स्टडिंग अबाउट टाइप्स ऑफ बैंक्स, हमें एक ओवरव्यू लेना है अपने इंडियन बैंकिंग सिस्टम का। तो किसी भी कंट्री के लिए जो बैंक्स हैं, वो किसी भी कंट्री के लिए बैंक्स उसकी इकोनॉमी के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है। और ऐसा नहीं है कि जो मॉडर्नाइजेशन है बैंक्स का, वो इन रीसेंट ईयर्स में शुरू हुआ है। जो मॉडर्नाइजेशन है बैंक्स का, वो 200 और 242 ईयर्स पुराना है। और तब से बैंक हमारा इवॉल्व हो रही है, मॉडर्नाइज हो रही है। और इवन जो ये रिफॉर्म्स है बैंकिंग सिस्टम में, ये आज भी होते रहते हैं। हमारा जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है उसका काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आरबीआई जो है वो एक गवर्निंग बॉडी है, वो सारे बैंक्स को रेगुलेट करती है। आरबीआई ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करेगी। आरबीआई कमर्शियल बैंक्स हो गया, आरआरबीज हो गए, आपके लोकल एरिया बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव्स हो गए, सारे ही बैंक्स को या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हमारे आरबीआई ही गवर्न करती है। और जो बैंक्स हैं वो काफ़ी रिफॉर्म्स कंसिडर करते हैं, जो ग्लोबल रिक्वायरमेंट है उसको कंसिडर करके, या फिर जो लोकल रिक्वायरमेंट है, जैसे फार्मर्स को लो इंटरेस्ट रेट पर क्रेडिट प्रोवाइड करना, और जो बैंकिंग की बेनिफिट्स है वो रूरल इंडिया तक पहुंच जाए उसके लिए। तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए अभी रिसेंटली बहुत बड़ा रिफॉर्म आया बैंकिंग में, जो कि है आपका कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और जो हमारे फार्मर्स वगैरह को या रूरल इंडिया को एक फाइनेंशियल इंक्लूजन देने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पेमेंट बैंक्स को काफ़ी इनकरेज भी करती है। अब ये था हमारा एक ओवरव्यू इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में। अब हम ये बात करेंगे कि जो हमारा इंडियन बैंकिंग सिस्टम है वो इवॉल्व कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है उसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। और जो मनी लेंडिंग और क्रेडिट वाला जो भी होता था, क्रेडिट पे ट्रांजैक्शंस, वो तो वैदिक पीरियड से इंडिया में चला आ रहा है कि आप उधार पे सामान बेच रहे हो या खरीद रहे हो, और उसके बदले जो भी आप बार्टर सिस्टम वगैरह कर रहे हो। तो पर जो बैंक है वो आपका इस्टेब्लिश हुआ था पहली बार 1776 में। और ये हुआ था आपका कहाँ पे, कोलकाता में। और नाम था इसका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसे स्टैब्लिश किया था ब्रिटिशर्स ने। एक कंपनी थी, ब्रिटिश एजेंसी हाउस ऑफ अलेक्जेंडर एंड कंपनी, इसने कोलकाता में ये बैंक स्टैब्लिश की थी। और जो कोलकाता था वो फर्स्ट प्रेसिडेंशियल स्टेट था, और उस टाइम ब्रिटिशर्स का कैपिटल भी हुआ करता था। फर्स्ट कैपिटल ऑफ ब्रिटिशर्स था कोलकाता, तो इसलिए ये बैंक वहीं स्टैब्लिश की गई थी। उसके बाद एक और ब्रिटिशर्स ने बैंक खुलवाया था, जो जनरल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती थी, ठीक 10 साल बाद 1786 में। फिर लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स वगैरह इस बैंक की शुरू हुई 1829 में। और जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था उसको ख़त्म करके ये बैंक को वो लोग स्टैब्लिश करना चाह रहे थे।
और जो फाइनली जो है वो लिक्विडेट होता है आपका 1832 में। पर ये जो जनरल बैंक ऑफ इंडिया है ये बस 5 सालों तक ही चला और 1791 में इट कोलैप्स्ड। फिर हमारा जो 3 प्रेसिडेंशियल स्टेट्स हुआ करते थे हमारे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, एक था आपका बंगाल प्रेसिडेंशियल स्टेट, फिर था मद्रास, और एक हुआ करता था बॉम्बे। ये 3 प्रेसिडेंशियल स्टेट्स थे। तो जो सबसे पहला और सबसे मेजर जहाँ से ये लोग ट्रेड वगैरह करते थे वो था बंगाल। तो सबसे पहले इन्होंने फर्स्ट प्रेसिडेंशियल स्टेट में एक बैंक ऑफ कलकत्ता स्टैब्लिश किया 1806 में, और इसको फिर 1809 में रीनेम किया गया बैंक ऑफ बंगाल के नाम से। ये जो बैंक है वो कहाँ से फंड होती थी, जो मनसबदारी सिस्टम वगैरह, जो टैक्स वगैरह जमींदारी सिस्टम वगैरह से ये लोग लेते थे बंगाल प्रोविंस में, उसी से ये फंड ये लोग बैंक की फंडिंग करते थे। उसके बाद फिर बैंक ऑफ बंगाल में तो बैंक ऑफ बंगाल तो स्टैब्लिश हो गया। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इन तीनों प्रेसिडेंशियल स्टेट्स में बैंक स्टैब्लिश किए। उसके सबसे पहले तो बॉम्बे में फिर स्टैब्लिश हुआ 1840 में, उसके बाद बैंक ऑफ मद्रास में 1843 में। और इन तीनों को बैंक को हम जॉइंट स्टॉक कंपनीज कहते थे। ठीक है। और जो उस टाइम पे जो भी रूल्स रेगुलेशंस जो भी, जैसे क्या हमारा रूल प्रोविजंस होगा, क्या हमारे रूल्स रेगुलेशंस होंगे, वो आपके रॉयल चार्टर से इशू होते थे। तो रॉयल चार्टर जो है वो इन तीनों बैंक्स को एक राइट प्रोवाइड करती है, एक्सक्लूसिव राइट, कि ये करेंसी इशू करेंगे इंडिया में। कितने टाइम तक इन्होंने करेंसी इशू किया? 1861 तक। तो आप देख लो, ये तीनों बैंक स्टैब्लिश हुए, 1843 तक तीनों बैंक स्टैब्लिश हो गए। ये आपका 1806 में स्टैब्लिश हो रहा है, ये आपका 1840 में स्टैब्लिश हुआ, और ये 1843 में। यहाँ पे एक याद रखना कि जो बैंक ऑफ कैलकाटा था वो 1806 में हुआ है, पर बैंक ऑफ बंगाल ये रीनेम कब हुआ था? 1809 में। तो इन तीनों को रॉयल चार्टर ने एक एक्सक्लूसिव राइट दिया कि आप करेंसी इशू करो, पर ये राइट कब तक इनके हाथ में था? 1861 तक। इसके बाद फिर जो ये राइट है वो किसने ले लिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जीओआई ने। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ही थी, पर हाँ, नाम जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। फिर जो 1921 का एरा था, 1920 के बाद 1921 में इन तीनों बैंक्स को मर्ज कर दिया गया। बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, ये तीनों बैंक्स मर्ज हो गए। और किस ईयर में? 1920 में इन तीनों बैंक्स को मर्ज कर दिया गया और इसका नाम कर दिया गया आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसी को आज हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ? 1955 में। जो आपका इन तीनों बैंक्स का मर्जर था वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से आज जाना जाता है, और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका 1955 में रखा गया। आरबीआई जो है वो स्टैब्लिश हुई थी 1935 में, बिफोर इंडिपेंडेंस ही हुई थी। तो जो प्रेसिडेंसी बैंक से जो इंपीरियल बैंक था वो पहले एक बैंकर टू द गवर्नमेंट हुआ करती थी, जो गवर्नमेंट को फंडिंग होती थी वो इन तीनों बैंक्स के थ्रू होती थी। पर आफ्टर 1935 आरबीआई के फॉर्मेशन के बाद जो बैंकर टू द गवर्नमेंट आरबीआई बन गई। और उसके बाद ब्रिटिशर्स मर्चेंट्स ने एक यूनियन बैंक ऑफ कलकत्ता भी स्टैब्लिश किया था 1829 में। ये आपका प्राइवेट जॉइंट स्टॉक एसोसिएशन था, जिसको फिर पार्टनरशिप में कन्वर्ट करा दिया गया। ये यूनियन बैंक सिर्फ 1845 तक ही यूनियन 1845 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, और 1848 में ये डिसॉल्व हो गया। ठीक है। उसके बाद एक बैंक ऑफ अपर इंडिया भी है जो स्टैब्लिश हुआ था 1863 में, और इट सर्वाइव अंटिल 1913। अब हम बात करने वाले हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जो कब हुआ था? 1949 में। तो जो आफ्टर इंडिपेंडेंस है ये आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट।
तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर ही जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं सारे बैंक्स को गवर्न करने के लिए, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ही हमें बताती है। और इसे पास किया गया था बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 के नाम पे। और ये फोर्स में आई थी 16 मार्च 1949 में। और फिर इसका नाम चेंज करके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 किया गया 1 मार्च 1966 से। तो ये सारे ही स्टेट्स में एप्लीकेबल थी एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर में भी ये एप्लीकेबल हो गई इन द ईयर 1956। तो आप देखो रिफॉर्म कब आ रहा है 1949 में। तब तक नाम क्या था, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। फिर 16 मार्च 1949 को इसे हमने फोर्स में लाया। और 1 मार्च 1966 से ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कहलाने लगी। पर 1956 में ये जे.एंड.के में भी इसे हम कंसिडर करने लग गए। ठीक है। और स्टार्टिंग में सिर्फ ये बैंकिंग कंपनीज जो हुआ करती थी उसके लिए ही रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट करती थी। पर 1965 के बाद ये कोऑपरेटिव बैंक्स को भी अपने इंक्लूजन में लेकर आती है और बहुत सारे चेंजेस भी इंट्रोड्यूस करती है इन द बैंकिंग सिस्टम। अब है आपका दूसरा इम्पोर्टेंट इवेंट, वो है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। तो दो बार आपके नेशनलाइजेशन हुए हैं बैंक्स के, एक था आपका 1968 में और दूसरा है आपका 1980 में। तो हम पहले वाले नेशनलाइजेशन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो जो 1968 से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर सारे ही जो बैंक्स थे वो प्राइवेट ओनरशिप में आते थे। ठीक है। और उस टाइम जो बैंक्स हुआ करते थे वो सोचते थे कि जो पैसे हैं, जो फंड्स है, वो तो अर्बन एरियाज में हैं। तो जो बैंक्स थे वो बेसिकली अर्बन एरियाज में ही अपना बेनिफिट प्रोवाइड करते थे। और जो रूरल एरिया था इंडिया का, वो काफ़ी लैग कर रहा था इसके बेनिफिट से। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ऐसे तो फिर हमारे रूरल इंडिया को, जिस पे मेनली हमारी इकोनॉमी डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर को जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल हो नहीं पाएगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सोशल कंट्रोल करने की कोशिश की बैंक्स पे इन द ईयर 1967, ताकि वो जो सेमी अर्बन एरियाज हैं या फिर रूरल एरियाज हैं उसमें भी एक प्रोग्रेस हो सके, एक इकोनॉमिक रीजनरेशन हो सके। तो जो बैंक्स थे वो जो प्राइवेट ओनरशिप में चल रहे थे, उन्हें भी ये टारगेट दिया गया कि आप जो लोन फैसिलिटीज़ है वो रूरल सेगमेंट को भी प्रोवाइड कराओ। और पर इसका जो सोशल कंट्रोल था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक्स पे करना चाह रही थी, उसका काफ़ी अच्छा आउटकम निकल के नहीं आया। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया और वो था आपका नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। तो 1969 में 14 बैंक्स जो थे वो आपके नेशनलाइज हुए थ्रू बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग ऑर्डिनेंस के अंदर। और इसी ऑर्डिनेंस को बाद में लॉ बना दिया गया किस ईयर में, इन द ईयर 1970। तो फर्स्ट फेज में कितने बैंक्स नेशनलाइज हुए थे ये आपको पूछा जा सकता है। किस ईयर में हुआ था नेशनलाइजेशन, 1969 में। और बैंक्स कितने थे, 14 बैंक्स। तो आप एक बार जल्दी से इसे गो थ्रू कर सकते हैं कि कौन कौन से बैंक्स फर्स्ट फेज में नेशनलाइज हुए थे। इलाहाबाद बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड पंजाब नेशनल बैंक। सिंडिकेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। फिर सेकेंड फेज कब हुआ नेशनलाइजेशन का, 1980 में। इसमें अदर 6 बैंक नेशनलाइज्ड हुए। यानी टोटल कितने नेशनलाइज्ड बैंक्स हो गए, 20 नेशनलाइज्ड हुए आपके 1980 वाले फेज को कंसिडर करके। अब आपका आता है कि दूसरे फेज में कौन कौन से बैंक हैं। आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड विजया बैंक। तो ये सारे बैंक्स आपके 6 बैंक्स थे, वो सेकेंड फेज में नेशनलाइज हो रहे थे। और जो रेस्ट 14 बैंक्स थे वो फर्स्ट फेज 1969 में नेशनलाइज हुए थे। तो लिबरलाइजेशन से पहले जितना भी इक्विटी कैपिटल हुआ करता था बैंक्स का, वो गवर्नमेंट के
अंडर आता था, मतलब 100% अंडरटेकिंग थी गवर्नमेंट की बैंकिंग सेक्टर में। पर जो ये लिबरलाइजेशन यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद आफ्टर 1991 जो गवर्नमेंट ने थे उन्होंने अपने स्टेक्स जो हैं वो डाइल्यूट कर दी। और बहुत सारे पीएसयू बैंक्स में कि ये जो मेजॉरिटी स्टेक्स हैं वो इंस्टीट्यूशंस के पास भी गए। कुछ स्टेक्स थे और पूरी तरीके से उन्होंने अपने स्टेक्स नहीं लीव कर दिया, डाइल्यूट किया अपने स्टेक्स को, तो कुछ स्टेक्स गवर्नमेंट के पास थे और कुछ इंस्टीट्यूशंस के पास थी। 1993 में आपका मर्जर होता है न्यू बैंक ऑफ इंडिया का, किस बैंक से? पंजाब नेशनल बैंक से। न्यू बैंक ऑफ इंडिया भी नेशनलाइज्ड बैंक है, आपने फर्स्ट फेज में देखा होगा, 14 बैंक्स में से एक थी। फिर आपका एक बहुत आप अभी न्यूज़ वगैरह में देख रहे होगे कि कंसोलिडेशन हो रहा है काफ़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स के। तो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। अब जो काफ़ी बहुत स्ट्रिक्ट एडिक्वेसी है, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स है बैंक्स पर, जिसकी वजह से काफ़ी एनपीएस भी बैंक्स के बढ़ रहे हैं और जिसकी वजह से बैंक जो है वो कोलैप्स कर रही है। तो एनपीएस क्या होता है आपका? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स काफ़ी पाइल्ड अप हो गए हैं बैंक्स के, जिस वजह से वो कोलैप्स कर जाती है, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो इन सब की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 के लास्ट 2018 के लास्ट फाइनेंशियल 2018 फाइनेंशियल ईयर के लास्ट दिनों में ये कंसिडर किया कि वो बैंक का कंसोलिडेशन करना चाहते हैं। और सबसे पहले उन्होंने अप्रैल 2019 में विजया बैंक और देना बैंक को अमेलगमेट कराया विद बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है। और इसी के साथ साथ अगस्त 2019 में भी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने सेकेंड फेज ऑफ कंसोलिडेशन को सेकेंड फेज ऑफ कंसोलिडेशन को बढ़ावा दिया। और उसमें थी आपकी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो गई पंजाब नेशनल बैंक से, सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गई आपकी कैनरा बैंक से, और आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक मर्ज हुई आपकी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से, इलाहाबाद बैंक मर्ज हुई इंडियन बैंक से। तो अभी आपने देखा कि 14 बैंक्स हुआ करते थे फर्स्ट फेज में नेशनलाइज होकर के और 16 थे सेकेंड फेज में, तो टोटल 20 बैंक्स थे हमारे। और ये कंसोलिडेशन के बाद हमारे कितने बैंक्स अब हैं? तो टोटल हमारे पास अब 12 बैंक्स हैं आज के डेट में। वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड सो ऑन। यू कैन गो थ्रू दिस लिस्ट। तो हाँ, ये था आपका कंसोलिडेशन के बारे में कि बैंक्स कैसे कंसोलिडेट हुई। अब है आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ बैंक्स। तो बैंक का रेगुलेशन कैसे होता है? रेगुलेशन की बात करें तो आरबीआई तो आएगा ही। अब आरबीआई जो है वो बैंक्स को रेगुलेट करती है किस एक्ट के अंदर? एक आपका आरबीआई एक्ट 1934 है जिसके अंदर आरबीआई बना है। और आरबीआई कब बना था? 1935 में। बहुत इम्पोर्टेंट है, भूलना नहीं है। और दूसरा एक्ट है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो इन दोनों एक्ट जो है वो आरबीआई को ये पावर देती है कि वो बैंकिंग सेक्टर में रेगुलेशन करे। और जो आरबीआई है वो आरबीआई जो है वो काफ़ी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी और कंट्रोल अथॉरिटी रखती है अपने बैंक्स पे, और एक सुपरवाइजरी ड्यूटी परफॉर्म करती है। आरबीआई जो है वो सिर्फ आरबीआई ही नहीं, बैंक्स जो हैं वो और भी अदर इंस्टीट्यूशन से रेगुलेट होती हैं, जैसे कि सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, सेंट्रल और स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव्स, जहाँ भी जो एप्लीकेबल हो जाए। और आरबीआई ने रिसेंटली डायरेक्ट बैंक्स को एक रिजोल्यूशन पास किया है इंसॉल्वेंसी से बचाने के लिए, जो है आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। अब है हमारा फंक्शंस ऑफ बैंक। तो फंक्शंस जो है वो है एक प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। अब किसी भी बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या होगा? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स,
वो डिपॉजिट्स तो लेंगे जिससे के थ्रू ही तो वो अपना कोई भी ट्रांजैक्शन कर पाते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, और दूसरा होता है ग्रांटिंग ऑफ लोन्स। उन्होंने पैसे लिए हमसे और हमारे पैसे वो लोन दे रहे हैं दूसरे पब्लिक को जिन्हें ज़रूरत है। ठीक है, ये आपका प्राइमरी फंक्शन में है। सेकेंडरी फंक्शंस में क्या आएगा? एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन। अब एजेंसी फंक्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ फंड्स, पीरियोडिक पेमेंट्स, वो जो आपका कलेक्शन ऑफ चेक्स होता है, या बैंक आपका पोर्टफोलियो मैनेज करती है, पीरियोडिक कलेक्शन, या मिसलेनियस या अदर एजेंसी फंक्शंस भी होते हैं। जो लॉकर फैसिलिटीज बैंक प्रोवाइड करती है, अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग फैसिलिटी जो बैंक प्रोवाइड करती है, ड्राफ्ट की फैसिलिटी, ये सारी आपकी यूटिलिटी फंक्शंस में आती है। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में। तो जो हमारा टाइप्स ऑफ बैंक है उसमें सबसे पहले हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं, जो है हमारा शेड्यूल बैंक और दूसरा है हमारा नॉन शेड्यूल बैंक। तो शेड्यूल बैंक क्या होता है? शेड्यूल बैंक, अगर कोई बैंक जो सेकंड शेड्यूल में आ रही है, सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 19 आरबीआई एक्ट 1934 में जिसके बारे में मेंशन है, वो आपका शेड्यूल बैंक हो जाएगा। और इसके लिए बेसिक कंडीशन क्या है कि मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो 5 लाख होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट प्रिविलेज इन बैंक्स को मिलती है कि अ, ये जो शेड्यूल बैंक हैं, दे कैन बोरो या दे कैन लेंड फ्रॉम आरबीआई आरबीआई अपने नॉर्मल बैंकिंग पर्पसेस के लिए भी, अपने रोज के जो बैंकिंग पर्पस ये करते हैं उसके लिए भी ये लोन ले सकते हैं। अब दूसरा हमारा नॉन शेड्यूल बैंक, ये जो भी बैंक सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में नहीं लिस्ट होते हैं वो आपके नॉन शेड्यूल बैंक्स होते हैं। और इनमें कौन से बैंक आएंगे जिनका पेड अप कैपिटल जो है वो 5 लाख रुपए से कम है। और शेड्यूल बैंक्स तो कभी भी लोन ले सकते थे आरबीआई से, पर जो नॉन शेड्यूल बैंक है वो सिर्फ इमरजेंसी या एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ही आरबीआई से लोन ले लेते हैं। अब आरबीआई जो है वो शेड्यूल बैंक्स को किस रेट पे लोन प्रोवाइड करती है? बैंक रेट पे। बैंक रेट क्या होता है? द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड लोन्स टू कमर्शियल बैंक, वही है आपका बैंक रेट। अब दूसरा जो बैंक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका कॉमर्शियल बैंक। जो ये टर्म तो सारे लोगों को काफ़ी अच्छे से सुना हुआ होगा आप सबने। तो कमर्शियल बैंक्स जो है उसमें शेड्यूल और नॉन शेड्यूल दोनों ही बैंक्स आते हैं, और इसे रेगुलेट करती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। कमर्शियल बैंक्स का मेन मोटो होता है प्रॉफिट जनरेशन का। ठीक है। और ये बेसिक फंक्शन यही है कि ये एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स और फिर लोन्स प्रोवाइड करते हैं जनरल पब्लिक को, बिजनेसेस को और गवर्नमेंट को। अब है हमारा दूसरा जो कि है पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या है कि जहाँ पर जिस भी बैंक में गवर्नमेंट के शेयर्स अगर 50% से ज़्यादा हैं तो वो आपका पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, और जिस भी में ये प्राइवेट ओनरशिप ज़्यादा है वो आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गए। ठीक है। अगर 50% से ज़्यादा स्टेक्स गवर्नमेंट के हैं तो पब्लिक सेक्टर, और अगर 50% से ज़्यादा स्टेक किसी प्राइवेट ओनरशिप के हैं तो वो प्राइवेट सेक्टर बैंक होगी। अब आपका पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक। वही जो 12 बैंक्स मैंने बताया ना कि लास्ट कंसोलिडेशन के बाद जो 12 बैंक बच गए हैं वो आपके प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, और रेस्ट अगर कोई प्राइवेट ओनरशिप है तो वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है। अब दूसरा है आपका रीजनल रूरल बैंक। तो जो आपका रीजनल रूरल बैंक है वो इस्टेब्लिश हुआ था रीजनल रूरल बैंक एक्ट के अंदर 1976 में। तो रूरल जो इंडिया है, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो फार्मर्स हैं, वो उन्हें लोन्स की काफ़ी ज़रूरत होती है। और जो मैक्सिमम बेनिफिट्स जो हम प्रोवाइड करा सकते हैं, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा सकती है फार्मर्स को, वो नहीं रीच कर पा रही थी रूरल इंडिया में।
तो बेसिक एजेंडा ये था कि हम रीजनल रूरल बैंक्स को इस्टेब्लिश करेंगे जो कि हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होंगे और वो बहुत ही रीजनल लेवल पे सारे ही इंडियन स्टेट्स में फंक्शन करेगी, ठीक है, ऑपरेट करेगी। और ये आपके सारे ही रूरल एरियाज में लोन्स प्रोवाइड करेगी। और जो लोन होगा वो काफ़ी मतलब रीजनेबल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे होगा। और बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है ये है आपका रूरल इकोनॉमी को डेवलप करना और एक एडिशनल चैनल बनाना ताकि कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर का, जिससे कि आपका जो रूरल और एग्रीकल्चरल सेक्टर में है वो एक इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हो सके। आप रूरल एरियाज में पहले कैसे लोन लिए जाते थे, जो मनी लेंडर्स हुआ करते थे काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करते थे फार्मर्स को, और वो कर्ज के अंदर इतना दब जाते थे कि वो सुसाइड वगैरह कर लेते थे। तो इन सब को ओवरकम करने के लिए, ये सारे लिमिटेशंस को कवर करने के लिए हमारा रीजनल रूरल बैंक्स को स्टैब्लिश किया गया था। फिर है हमारा फॉरेन बैंक्स। तो जो हमारा फॉरेन बैंक्स है वो आपका एक प्राइवेट एंटिटी है इंडिया में, जिसके हेडक्वार्टर जो है वो फॉरेन कंट्री में ही होता है। और इसे गवर्न दोनों कंट्री करती है, जिस कंट्री में ये हेडक्वार्टर और जिस कंट्री में ये फंक्शन कर रही है दोनों ही कंट्रीज इस बैंक्स को गवर्न करेंगे। और इसके एग्जांपल्स हैं सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एचएसबीसी बैंक। तो बेसिकली फॉरेन बैंक्स वो है जिसका ओरिजिन जो है वो फॉरेन का है, दूसरे कंट्री का है, और उनका जो फंक्शनिंग है वो दूसरे कंट्रीज में भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं, अपना ऑपरेशन दूसरे कंट्रीज में भी कर रहे हैं। अब हिस्ट्री क्या है, ये नहीं है कि लिबरलाइजेशन के बाद या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद ये फॉरेन बैंक स्टैब्लिश हुए इंडिया में। इसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है, ड्यूरिंग लेट 19th सेंचुरी इट कैन बी ट्रेस्ड। तो जो हमारा चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के नाम से जाना जाता है, और उसने अपना ऑफिस ओपन किया था इन कैलकाटा इन 1858। ये भी रॉयल चार्टर मिला था क्वीन ऑफ इंग्लैंड से कि आप अपना बैंक खोल सकते हो कैलकाटा में जा करके। उसके बाद एक ग्रीनलेस बैंक है, उन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था कोलकाता में ही 1864 में। फिर एचएसबीसी बैंक हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन 1859 में स्टैब्लिश हुआ था, जिसे मर्केंटाइल बैंक इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। फिर एक कैम्पटॉयड इस कॉम्टे डी पेरिस, उन्होंने भी अपना ऑपरेशन कोलकाता में ही शुरू किया था इन द ईयर 1860, जिसे बीएनपी पेरिस के नाम से हम जानते हैं। और ये फ्रेंच का कुछ बैंकिंग बैंक है ये। फिर जेपी मॉर्गन हो गया आपका, और नेशनल सिटी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क हो गया, ये कुछ अमेरिकन बैंक्स हैं। और लिबरलाइजेशन के बाद, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद तो काफ़ी सारे फॉरेन बैंक्स इंडिया में इंटर किए हैं, एंड दे हैव प्रोवाइडेड इमेंस अपॉर्चुनिटीज आल्सो। फिर आपका नेक्स्ट जो टाइप है बैंक का वो है कोऑपरेटिव बैंक्स। तो कोऑपरेटिव बैंक्स बेसिकली ऐसे बैंक्स हैं जो अपने जिसके ओनर्स जो होते हैं उसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है, मेंबर्स आर द ओनर्स, और हर एक मेंबर के पास इक्वल वोटिंग राइट होता है। ये मेंबर से ही पैसे लेते हैं और मेंबर्स को ही अपना लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और तो इंडिया में जो कोऑपरेटिव बैंक है वो रजिस्टर होती है स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर, और इसका रेगुलेशन आरबीआई भी करती है, और टू लॉज के अंदर करती है, वही है बैंकिंग रेगुलेशन 1949 और एक है बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1955। कॉमर्शियल बैंक्स का मेन मोटो होता था प्रॉफिट जनरेशन, इनका मेन मोटो प्रॉफिट जनरेशन नहीं होता है। ये अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए फंक्शन करते हैं और उन्हें इन टाइम्स ऑफ नीड लोन प्रोवाइड करते हैं, तो सो दैट दे कैन बी बेनिफिटेड। और आरबीआई इसका रेगुलेशन कब से कर रही है, 1966 से। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 1965 तक बस कॉमर्शियल बैंक वगैरह का रेगुलेशन करती थी आरबीआई।
पर आफ्टर 1965 दैट इज फ्रॉम द ईयर 1966 आरबीआई जो है वो अपना उसका जो फंक्शनिंग है वो और एक्सपेंड हो गया और आरबीआई अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी रेगुलेट करती है। ठीक है, तो इसका एक डुअल रेगुलेशन हो गया which is a problem also, पर या कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो डुअल रेगुलेशन के अंदर चलती है। अब हम कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में थोड़ा अच्छे से जानते हैं कि उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे ये इस्टेब्लिश हुआ। तो जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो रन होता है और रजिस्टर होता था आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के बाद अंदर। और मेन मोटो इनका प्रॉफिट जनरेशन नहीं है, ये बेसिकली सर्व करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, इंडस्ट्रीज को, स्मॉल बिजनेसेस को, या जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट छोटे मोटे बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वगैरह को। तो हिस्ट्री इसकी क्या है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स है इट ट्रेस इट्स ओरिजिन फ्रॉम द बंगाल फेमस ऑफ 1840s। तो उस टाइम पे ही ये नीड हुआ कि जो रूरल पावर्टी है और जो काफ़ी डेट है लोगों पर रूरल इंडिया में, तो उसको ओवरकम करने के लिए आपस में ही एक बैंक खोला जाए और जिससे जब ज़रूरत पड़े वो उससे पैसे निकाले। तो एक वुडहेड कमीशन था, तो इन्होंने ये बताया अ, कि वी नीड टू प्रोवाइड, इन्होंने क्या बताया, वी नीड टू प्रोवाइड लो इंटरेस्ट रेट्स लोन्स टू फार्मर्स। ठीक है, कि उनको इन विशियस सर्कल ऑफ डेट और पावर्टी से हटाने के लिए हमें उन्हें लो इंटरेस्ट रेट्स प्रोवाइड कराना चाहिए और हमारे इंडियन एग्रीकल्चर को और बूम करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा। तो यहाँ पर तो ये बात होगी कि फार्मर्स को हमें लोन प्रोवाइड करना है, वो भी लो इंटरेस्ट रेट्स पे। उसके बाद आता है आपका रैयत कमीशन। रैयत कमीशन ने ही आपका ये बताया कि हमें कोऑपरेटिव बैंक्स को स्टैब्लिश करना चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस कमीशन ने पहली बार प्रपोज किया था, तो वो है आपका रैयत कमीशन। और वुडहेड कमीशन ने क्या बोला था कि इंटरेस्ट कम होना चाहिए लोन्स पे जो आप फार्मर को प्रोवाइड करा रहे हो। तो इसी के कंसिडरेशन के बाद हमारा एक कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक बना, जो पहला कोऑपरेटिव बैंक था। और उसके बाद फिर आपका जो एग्रीकल्चरिस्ट को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए 1904 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट पास हुई 1904 में, जिसमें कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज को एग्रीकल्चरल क्रेडिट दिया जाता था उन्हीं सोसाइटीज के थ्रू। फिर है आपका कि 1912 में फिर है आपका कि 1912 में आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट पास होता है, जिसके अंदर जो क्रेडिट की फैसिलिटीज है उसका जो एक्सपेंशन कर दिया गया कि सिर्फ कुछ कुछ सेक्टर में नहीं, सारे ही फंक्शंस के लिए आप लोन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, और काफ़ी इस 1904 और 1912 एक्ट के बाद काफ़ी सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैंक्स इंडिया में बने। और जो रिफॉर्म एक्ट हुआ करता था, जो ब्रिटिशर्स आफ्टर 10 इयर्स एक रिफॉर्म एक्ट लाया करते थे, तो जो रिफॉर्म एक्ट 1999 है वो उन्होंने ये बोला कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो कॉरपोरेशन है, वो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, यानी कि वो एक स्टेट का सब्जेक्ट है, ये सेंट्रल मैटर नहीं है, ये स्टेट बेसिस पे रन होती है, तो ये स्टेट ही कंसिडर करेगी। एंड जो बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 थे, वो वन मैन वन वोट लेकर के आए किस ईयर में, 1925 में। वन मैन वन वोट किस ईयर में प्रपोज किया गया, 1925 में, और किसने किया, बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में। फिर 1929 में आपका लैंड मॉर्गेज बैंक भी स्टार्ट हुआ, जिन्होंने लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करना शुरू किया एग्रीकल्चरिस्ट को।
उसके बाद जो है 1942 में, अब ऐसा होता था कि कुछ जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते थे वो दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स में भी अपना ऑपरेट करते थे, अपनी फंक्शनिंग को ऑपरेट करते थे। तो इस केस में जो गवर्निंग थी वो काफ़ी मुश्किल हो जाती थी, तो इसी को कंसिडर करने के लिए एक मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट स्टैब्लिश किया गया इन सारे बैंक्स को उस एजेंडा में कवर करने के लिए। फिर इंडिपेंडेंस के बाद इन द ईयर 1966 कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो आरबीआई के सुपरविजन में आने लग गई, और रूल था कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल्स 1966, और द कोऑपरेटिव बैंक्स वेर आल्सो ब्राउट अंडर द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। आपका जो गवर्निंग एक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए वो भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में बन गई आफ्टर 1965, दैट इज फ्रॉम द ईयर 1966। फिर 2012 में एक बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया, और उसमें जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो किसी बैंकिंग पर्पसेस के लिए बैंकिंग सेक्टर में तभी एंटर कर सकती है जब वो एक लाइसेंस ऑब्टेन कर लेती है आरबीआई से। एंड ये बैंक्स जो है वो दे स्टार्टेड फेसिंग डुअल कंट्रोल, एक तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, जैसे ये प्रोविंशियल स्टेट हुआ करता था ना कि हर स्टेट में है तो ये स्टेट मैटर हो गया, और एक आरबीआई का कंट्रोल, तो डुअल कंट्रोल है कोऑपरेटिव बैंक्स का। एंड आरबीआई जो है वो भी अपना कंट्रोल दिखाती है कोऑपरेटिव बैंक्स पे, क्योंकि अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, और वो बैंकिंग सेक्टर में एंटर करना चाह रही है तो उन्हें आरबीआई से लाइसेंस लेना होगा, अप्रूवल लेना होगा। और कोऑपरेटिव बैंक्स के ओनर्स जो हैं वो उनके मेंबर्स होते हैं जो उनका शेयर्स खरीदते हैं। अब यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस हैं कोऑपरेटिव बैंकिंग के। तो जो कोऑपरेटिव बैंकिंग है वो एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है जो ट्रेडिशनल क्रेडिट सिस्टम हुआ करता था गांव में, जिसमें जो बड़े फार्मर्स होते थे वो एक्सप्लॉइट करते थे स्मॉल फार्मर्स को, और दे वेयर ट्रैप्ड इन अ विशियस सर्कल ऑफ डेट एंड पॉवर्टी। तो इसको काफ़ी हद तक ओवरकम किया गया है कोऑपरेटिव बैंकिंग के थ्रू। और जो ये बैंक्स है वो बहुत चीप क्रेडिट प्रोवाइड करती है बहुत सारे रूरल एरिया के पॉपुलेशन को। और ये जो इससे एक कोऑपरेटिव बैंकिंग से क्या हो रहा है कि एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है इन्वेस्टमेंट पर्पस पे भी, इन्वेस्टमेंट के लिए भी और सेविंग के लिए भी। जो भी पैसे हैं वो लोग गांव में भी सेव करना चाह रहे हैं, और वो सेव करके कोऑपरेटिव बैंक्स में अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को भी इन्होंने काफ़ी हद तक प्रमोट किया है। उसके बाद इन्होंने काफ़ी हेल्प कराया है ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में मॉडर्न मेथड्स अवेलेबल हो सके, क्योंकि ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स के लिए। तो इससे काफ़ी हद तक एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बेनिफिट मिल रहा है। और कमर्शियल बैंक्स जो है वो बहुत ये लोन तो प्रोवाइड करती है काफ़ी लोअर इंटरेस्ट रेट पे, और डिपॉजिट्स पे काफ़ी हायर इंटरेस्ट रेट देती है। तो दोनों तरफ से फ़ायदा है, अगर आप लोन ले रहे हो तो काफ़ी लो रेट पे आपको लोन मिल जाएगा, और अगर आपने पैसे डिपॉजिट किए हैं तो काफ़ी हाई रेट मिलेगा आपको डिपॉजिट्स पे अपने। अब एडवांटेजेस के साथ कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारा ही जो भी नीड है, जो वांट्स हैं फार्मर्स के या स्मॉल फार्मर्स के, वो ये कोऑपरेटिव बैंकिंग कवर कर पा रही है। जो काफ़ी गरीब फार्मर्स हैं, गरीब किसान हैं, उनकी जो डिमांड है वो बहुत हद तक कोऑपरेटिव बैंकिंग के अंदर फिलफिल नहीं हो पा रही है। और जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं वो काफ़ी इतनी फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो काफ़ी बड़ा लोन प्रोवाइड कर सके, है ना।
और टाइमली जो है वो फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कर सके। अब फार्मर्स को तो लोन अपने सीजन के हिसाब से ही चाहिए होगा जब वो क्रॉपिंग करना चाह रहे हैं। तो ऐसा होता नहीं है कि बहुत टाइम पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो लोन प्रोवाइड करें फार्मर्स को। ठीक है। और जो ड्यूज हैं वो काफ़ी अलार्मिंगली रेट पर बढ़ रहे हैं इन द कोऑपरेटिव बैंकिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ बैंकिंग और उसकी हिस्ट्री वगैरह सब। तो आई होप आई हैव मेड सेंस। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू।